हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। चलिए देखिए, इधर एक हेडिंग पड़ी हुई है जिसका नाम है लेजर। भाई साहब, जब जब ये बात पड़ती है समझने की कोशिश कीजिएगा। समझने का प्रयत्न एवं प्रयास सभी लोग साथ में मिलकर करेंगे, तभी ये बात बन पाएगी। भाई साहब, बात ये है कि लेजर एक चैप्टर दिए गए इंजीनियरिंग फिजिक्स में, जिसको बहुत मस्त चैप्टर है। मतलब पढ़ने के बाद आपका ब्रेन एकदम ओपन हो जाएगा। और इसको आने के लिए बता दूं आपको कि जिसको ये वाला चैप्टर एकदम गजब का बनाना है, मतलब एकदम अपना टॉप क्लास बनाना है, उसको भाई साहब ये पहली चीज जरूर आनी चाहिए जिसका नाम है एटॉमिक फिजिक्स का। उसको 90% ना कहिए, चलिए कम से कम 60% नॉलेज उसको होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि आपको 100% नॉलेज हो, मैं नहीं कहता आपको 90% नॉलेज हो, मैं नहीं कहता 80% नॉलेज हो, पर मिनिमम 60% आपको एटॉमिक फिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। अब एटॉमिक फिजिक्स का मतलब आपने 12th में पढ़ा होगा, 11th में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा इन केमिस्ट्री। तो दोनों से आप पढ़ के कम से कम आप इतना तो समझ सकते हैं कि एटॉमिक फिजिक्स की बेसिक चीजें, बेसिक क्लियरेंस, बाउंड इलेक्ट्रॉन के बारे में, एनर्जी लेवल्स के बारे में, अगर आपको ये सब चीजें पता है तो ठीक है, नहीं पता तो यूट्यूब में किसी में कोई बहुत सारे यूट्यूबर चैनल है। एक सबसे अच्छे चैनल का नाम बता दूं मैं आपको, अलग पांडे सर। आप वहाँ सर्च मारेंगे फिजिक्स वाला सर से करके और एटॉमिक फिजिक्स, तो आपको पूरे एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ सकते हैं। अगर आप वो पढ़ के आएंगे तो आपको यहाँ बिल्कुल बेसिकली समझ में आएगा, बेसिक समझ में आएगा कि क्या हो रहा है लेजर के अंदर। क्योंकि लेजर जो है ना, वो एटम के अंदर से प्रोड्यूस होती है। पूरा एटम का खेल है इसके अंदर, एटम का, इलेक्ट्रॉन का, इमिशन का, एब्जॉर्प्शन का। तो ये सब चीजें समझने के लिए आपको कौन सा सबसे बढ़िया चैप्टर आना चाहिए? तो सबसे बढ़िया जो चैप्टर आपको आना चाहिए वो आपको एटॉमिक फिजिक्स का नॉलेज होना चाहिए। 60% आपको एटॉमिक फिजिक्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको 60% एटॉमिक फिजिक्स का नॉलेज है तो आप लेजर में एक अच्छा प्रदर्शन, एक अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं अपने कॉलेज के अंदर। चलिए, तो ये तो बात हो गई हमको लेजर के बारे में। अब देखिए लेजर होती क्या है। एक लेजर, एक मेजर, ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। इनके बारे में हम आप सब पढ़े, आप गूगल में टाइप भी कर सकते हैं कि मेजर क्या और लेजर क्या है। मैं बताऊंगा भी, आप उसकी डिवाइस देख सकते हैं। हम किस दिन आपको पूरा वीडियो में डिवाइस दिखाएंगे, इसी वीडियो के बिना मर्ज करेंगे जब हम रूबी लेजर पढ़ाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि लेजर कैसी होती है। पूरा वो कंप्लीट है, उसके लिए पूरी एनिमेशन। चलिए अब देखते हैं कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है। भाई देखो, लेजर के अंदर कुछ अल्फाबेट आए हुए हैं। लेजर किससे बना हुआ? LASER। लेजर किससे मिलकर बना हुआ? LASER। तो भाई साहब, इसमें हर एक मीनिंग की अपनी एक मीनिंग है। जैसे कि LED, लाइट इमिटिंग डायोड, आपने पढ़ा होगा ना भाई। जैसे अब आप कहेंगे सर कैसे, अब आपने LED पढ़ा होगा, LCD पढ़ा होगा, तो इनका सबका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, है ना। LED का फुल फॉर्म आपने पढ़ा होगा क्लास में 12th में, आप जस्ट सेमीकंडक्टर के अंदर पढ़ के आए होंगे। LED की पूरी बनावट वगैरह, डायोड वगैरह से नहीं पढ़ के आए तभी आप आगे चल के पढ़ लेंगे। तो लाइट इमिटिंग डायोड इतना तो पता ही होगा सबको कि LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। LED टीवी, LCD टीवी सब आप आजकल सब सुन के आते होंगे, LED बल्ब जो जलते हैं या मेरे से यहाँ जल रहे हैं। तो ये सब आप पढ़ के आते हैं, आपको पता है LED का। वैसे लेजर का भी अपना एक फुल फॉर्म है, लेजर का भी अपना एक फुल फॉर्म है। तो सबसे पहले L की बात करें तो L का मतलब होता है लाइट, और A का मतलब होता है एम्प्लीफिकेशन, बाई S का मतलब होता है स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। नोट कर लीजिए, ये इसका फॉर्म। अभी इसमें हर एक पॉइंट के बारे में बढ़िया बात करते हैं, बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से बात करेंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ विचार करेंगे। विचार करना से ही तो आगे बात बनती है। तो समझते हैं। तो L का मतलब लाइट, A का मतलब एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये होता है आपकी लेजर का फुल फॉर्म। तो लेजर का उसके बाद कोई फुल फॉर्म पूछेगा तो बता सकते हैं। अच्छा, अब देखिए इसके अंतर्गत आपको खुद पता चल गया होगा कि फिजिक्स की ब्रांच कनेक्टेड कौन कौन सी है। फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांच इसके अंदर कनेक्टेड होंगी। कनेक्टेड मतलब समझते हैं, जुड़ी हुई होंगी।
हालांकि हर फिजिक्स का चैप्टर अपने दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड जरूर होता है, चाहे मैथ का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, एक चैप्टर दूसरे से कनेक्टेड होता है, एक क्लास दूसरे क्लास से कनेक्टेड होती है। वैसे आप इसमें आ गए इंजीनियरिंग, तो इसका मतलब ये नहीं कि 11th 12th आप गायब, वो आपको नॉलेज होना चाहिए, आप उसको भूल नहीं सकते। वैसे भी जो कोई अच्छा पढ़े होगा उसको भूलता नहीं, 1 साल तक तो इनफैक्ट नहीं भूलता, 6 महीने नहीं भूलता, 7 महीने, उसके बाद तो चाहे थोड़ा थोड़ा डाउन हो जाए। हाँ, कुछ बातें जरूर स्किप हो सकती हैं कि मान लो नहीं याद है, पर आपको नॉलेज तो रहेगा। तो लाइट का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई साहब ये लाइट वाले चैप्टर यानी ऑप्टिक्स की बात कर रहा है। भाई जब लाइट आ गई तो लाइट का मतलब तो भी आपको पता है कि साहब ये ऑप्टिक्स कहीं ना कहीं रिलेट करेगा, ऑप्टिक्स कहीं ना कहीं रिलेट करेगा। अच्छा, इमिशन और रेडिएशन की बात हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एटम की बात करेगा। जब इमिशन और रेडिएशन की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ये एटम की बात करेगा। और स्टिमुलेटेड और ये जो एम्प्लीफिकेशन, जो ये 2 वर्ड और हैं, आपके जो 2 वर्ड और हैं, अच्छा आपने पढ़ा होगा, जिसने पढ़ा होगा कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं संचार व्यवस्था, संचार माध्यम, कम्युनिकेशन मीडियम वाला चैप्टर जिसने पढ़ा होगा, वो पढ़ के आओ कि एम्पलीफायर क्या होता है, पढ़ा है? प्रवर्धक, एम्पलीफायर मान क्या होता है? प्रवर्धक। ये प्रवर्धक क्या होता है? जैसे आपकी कोई एक वेव आ रही है, मान लीजिए आपको कोई एक सिग्नल है, सिग्नल वेब से आई सिग्नल है, सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत कम है, बहुत वीक सिग्नल आ रहे हैं, तो एम्पलीफायर लगा दिए जाते हैं जो उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, जो उस सिग्नल की पावर को बढ़ा देते हैं। पढ़ा होगा आपने एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर में आपने क्या पढ़ा कि भाई साहब आपका कोई सिग्नल आ रहा है, मान लीजिए आपका जैसे मान लो कोई डिश टीवी है, अब उसमें सिग्नल आ रहा है, तो कभी कहता है ना वीक सिग्नल, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके सिग्नल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके सिग्नल जो वीक है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एम्पलीफायर लगाया जाता है, जिसे बोलते हैं प्रवर्धक, जो सिग्नल की स्ट्रेंथ, सिग्नल की पावर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। वैसे ही आपने ऑप्टिक्स के अंदर भी, जिसने बढ़िया ऑप्टिक्स पढ़ी होगी उसने वहां पे भी एम्पलीफिकेशन वाला शब्द कहीं ना कहीं सुना होगा, अगर पढ़ के आया होगा कि भाई साहब एक लाइट है जो एक मिरर में टकरा रही है, क्या एक लाइट है जैसे मिरर में टकरा रही है और वो एम्पलीफाई हो गई, एम्पलीफाई मतलब वो बढ़ गई, टकराई किसी और वेवलेंथ से थी, टकराई किसी और पावर की थी, और उसकी पावर, वेवलेंथ वगैरह सब क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, एम्पलीफाई हो गई, वो वेवलेंथ स्ट्रांग हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि एम्पलीफाई का मतलब होता है प्रवर्धक, मतलब उसकी क्षमता को बढ़ा देना। यानी किसी लाइट, कोई एक ऐसी लाइट होगी भाई साहब जो स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी रेडिएशन क्या होता है आपको पता है? रेडियो एक्टिव मटेरियल जो आपस में अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित करते रहते हैं, ये होता है रेडिएशन। लेकिन रेडिएशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता, कोई भी चीज अगर इमिट होती है, रेडिएट होती है, सुना होगा आपने इमिट होना, रेडिएट होना, सब मगर एटॉमिक फिजिक्स का आपको नॉलेज होना चाहिए इन शब्दों का। नहीं एक एक शब्द बताऊंगा तो लेजर मतलब 1 महीना। अच्छा, स्टिमुलेटेड इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है। एब्जॉर्प्शन, इमिशन आपका, इमिशन क्या होता है? ये भी एक प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन भी आपका एक प्रोसेस है। और ये क्या है? टाइप्स ऑफ प्रोसेस। आप बोल सकते हैं कि स्टिमुलेटेड क्या है? टाइप्स ऑफ प्रोसेस। भाई आपके प्रोसेस एक होगा एब्जॉर्प्शन और एक होगा इमिशन। एक एब्जॉर्ब करता होगा तो एटम को, या तो कोई इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता होगा एनर्जी को, या तो एनर्जी को, माने कोई एटम है जो आपका, या तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता होगा या तो एनर्जी को इमिट करता होगा। समझ में है? कोई जो आपका एटम है या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता होगा या तो एनर्जी को इमिट करता होगा। तो इसका मतलब आपके एब्जॉर्प्शन, इमिशन, ये क्या होगा? आपके प्रोसेस हो गए, और उसी के अंदर आपका आता है स्पॉन्टेनियस, स्टिमुलेटेड। ये आपके क्या होते हैं? ये टाइप्स ऑफ प्रोसेस। इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब कि ये है आपका टाइप ऑफ प्रोसेस। ये क्या है आपका? टाइप ऑफ प्रोसेस। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये क्या है आपका? टाइप ऑफ प्रोसेस। और ये आपके दोनों किससे कनेक्ट? ये आपका क्या है? ये आपका एक प्रोसेस है। क्या है? ये आपका क्या है? प्रोसेस है। ये आपका एक प्रोसेस है, ये आपका टाइप्स ऑफ प्रोसेस है। समझ में आ गया? ओके। रेडिएशन का मतलब आपको सब पता है, एटम, इसका इन दोनों का मतलब एटम के अंदर बात, और इस दोनों का मतलब ऑप्टिक्स के अंदर बात, इसका मतलब तो आपकी फिजिक्स की बात।
तो मतलब ये पूरी आपको जर्नी समझ में आई अगर आपको पुरानी फिजिक्सों का नॉलेज है, एटॉमिक फिजिक्स, ऑप्टिक्स वगैरह का, एटॉमिक का नॉलेज है, तो आप आइए यहाँ पे, हम आपको आगे बढ़ाते हैं। चलिए आप पहले नोट कर लीजिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक शब्द आए हुए हैं, कुछ इसमें बहुत अच्छे शब्द आए हुए हैं जिन शब्दों को हम लिख लेते हैं और उनकी चर्चा हम आगे चल के भी करने वाले हैं, आगे चल के हम करने वाले हैं। जैसा कि पहला शब्द आया है जैसे कि पहला शब्द आया हुआ है एम्प्लीफिकेशन। पहला शब्द आपका आया हुआ एम्प्लीफिकेशन। दूसरा आपका आया हुआ है स्टिमुलेटेड। तीसरा शब्द आपका आया हुआ है इमिशन। और चौथा शब्द आया हुआ है रेडिएशन। ठीक है, तो अब इसमें से हम किन शब्दों के विषय में ज्यादातर चर्चा करेंगे, तो हम सब शब्दों के बारे में आगे चल के धीरे धीरे करके अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, इनका भी सबको नोट कर लीजिए। इसको नोट हो गया, 3 2 1 बिगाड़ दें। चलिए अब देखिए भाई साहब, कोई भी चीज एक दिन में नहीं बन जाती है। अगर आप सोचे कि कोई भी चीज एक दिन में बन जाए, आप एक दिन में सबसे बड़े वर्ड के इंजीनियर बन जाए, तो इट इज इम्पॉसिबल। आपको धीरे धीरे वर्क प्रोसेस करनी होगी। वैसे ही लेजर कोई एक दिन में बन नहीं गई कि लेजर कभी एकदम बैठे और बन गए, ना 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 ना। लेजर भी एक अपना पूरा प्रोसेस है। लेजर की भी क्या है, अपनी एक जर्नी है। लेजर की बहुत बड़ी जर्नी, मतलब लास्ट सेंचुरी की कह सकते हैं कि एक अच्छी खोज थी। ये तो नहीं कह सकते कि बहुत महत्वपूर्ण खोज थी लास्ट सेंचुरी की, नॉट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इन लास्ट सेंचुरी, बट कह सकते हैं कि ठीक ठाक थी, अच्छी थी। ठीक है, अब अच्छा सुनिए मेरी बात ध्यान से। तो इसकी हिस्ट्री की बात भी कर लेते हैं भाई साहब। तो हिस्ट्री माने इसकी कुछ नहीं, क्योंकि भाई साहब एक आपको चीज पता होगी कि फिजिक्स में दो ऐसे व्यक्ति थे जो हर जगह फिजिक्स में समाये हुए हैं। पूरी फिजिक्स में लगभग मैंने जहां तक पढ़ी, पूरी फिजिक्स में दो ऐसे व्यक्ति थे जो पूरी फिजिक्स में समाये हुए थे। और आपको उन दोनों का नाम पता है, एक का पता है न्यूटन साहब और दूसरे थे अल्बर्ट आइंस्टीन। दो ऐसे व्यक्ति थे जो पूरी की पूरी फिजिक्स में आपके समाये हुए थे। तो फिर लेजर कैसे बच सकती है? क्या आपकी जब पूरी फिजिक्स में समाये हुए थे तो लेजर बच सकती है? क्या लेजर नहीं बची? आपके इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन साहब समाये हुए हैं। कौन समाये हुए हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन। आपके अल्बर्ट आइंस्टीन साहब लेजर के अंदर आए थे। उन्होंने पहले ही स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन की बात बता दी थी। हटाओ, मैं बनाया किसी और ने, कारनामा किसी और ने किया, पर जन्मदाता कौन? मैं तो जन्मदाता उन्हीं को मानता हूं जो कि उन्होंने इमिशन की बात तो पहले बता दी थी, पहले ही बता दी थी। आपको विजुअल है, सबको देख लेते हैं एक बार। नोट कीजिए, कुछ पॉइंट आपको बताता हूं, उसको नोट कीजिए, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए फटाफट। पहला पॉइंट लिखिए, द थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लेजर वाज प्रोवाइडेड बाय अल्बर्ट आइंस्टीन इन 1970। ठीक है भाई साहब, अगर मैं लिखवाना चाहूँ तो मैं एकदम बढ़िया मस्त तरीके से लिखवा सकता हूँ, कुछ पॉइंट वाइज करके लिखवा देता हूँ आपको। कभी आपसे कोई पूछ ले तो बताने को हो जाता है। पहली चीज 1917 यानी 1917 की जब बात आएगी तो इसमें अल्बर्ट साहब पहले आएंगे। कौन आएंगे आपके? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन आपके यहाँ घुसते हैं हर जगह। अब देखते हैं, चेक करते हैं 1917 में कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने साहब ने क्या बताया कि इन्होंने थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ लेजर का प्रोवाइड कर दिया था कि भाई थ्योरेटिकल बेसिस ये लेजर का, आप भी समझ सकते हैं। समझ लिख गए? नहीं लिखा तो फिर पॉइंट मैं आपको लिखा देता हूँ। सामने जानते लाइट इतनी आंखों में पड़ रही है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लिख रहा हूँ, इसलिए मैं आप ध्यान दीजिए। ठीक है, बहुत तेज आगे सामने स्लाइड पड़ गई। पहली चीज उन्होंने क्या बताया था कि ऐसे मैं लिखवाऊँ आपको,
ऐसे देखो, पहला पॉइंट, चलिए ऐसे लिख लीजिए, पॉइंट वाइज लिखवा दूँ, कैसे लिखवा दूँ, स्टिमुलेटेड इमिशन पहला पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट, तो जैसे स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन ऑफ लाइट, लिख लीजिए स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन ऑफ लाइट 1917 में इन्होंने सबसे पहले दिया था। 1917 में इन्होंने क्या दिया था, 1917 में सबसे पहले इन्होंने दिया था कि भाई साहब स्टिमुलेटेड इमिशन, या आप एक चीज और मिल सकते हैं, थोड़ा सा सुधार लीजिए इसको, ये 1918 में दिया गया था, है ना, मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट, थोड़ा सा इसको सुधार कर लिख लीजिएगा ध्यान से, इसको अब यहाँ पॉइंट लिख लीजिए, stimulated absorption and emission of light, लिख लीजिए, जब तक हम मार्कर में सही डालते हैं जब तक आप ये पॉइंट लिख लीजिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, दूसरा पॉइंट आपका आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट था, वैसे आया तो इसके बाद 1954 में भी था। 1954 में मेजर की खोज की गई थी, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, तो भी बनाई गई थी। लेकिन हम भाई साहब को मेन पॉइंट लिखवाएंगे नहीं, फिर वो चार्ल्स टाउन साहब आए थे और उन्होंने बताई थी कि भाई साहब ये उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1964 में। लेकिन हम सीधे सीधे आपको, अब भाई हम आपको मेन बात बताते हैं ना, आपको मेन बात बताते हैं बस। 1954 में भी आए हुए थे चार्ल्स टाउनी साहब, उन्होंने बताया था, इसीलिए उन्होंने मेजर की खोज की थी। उन्होंने किसकी खोज की थी, मेजर की, और उन्होंने जब मेजर की खोज की थी तो उन्हें 1964 में नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था, नोबेल प्राइज। अच्छा, थर्ड बात जो सबसे मेन बात आती है 1960 वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे साहब आ गए थे जिनका नाम था टी.एच. मेनन साहब थे, जिन्होंने फर्स्ट कह दीजिए फर्स्ट सॉलिड लेजर बिल्ड की थी 1964 में, और जिसका नाम था रूबी लेजर। क्या नाम था उसका नाम था रूबी लेजर उसका नाम था, और वो कब बनाई गई थी, 1960 में। इसके बाद अगर तीसरी बात करें तो तीसरा पॉइंट की जो बात आती है वो आती है 1961 की। किसकी बात आती है, 1961 की। और इसमें सबसे पहले जो बताया गया था, इसके अंदर जो सबसे पहले बात बताई गई थी, इसमें की गई थी द फर्स्ट हीलियम, या इसमें बनाई गई थी हीलियम नियॉन लेजर, या आप कह सकते हैं कि फर्स्ट गैस लेजर, जो क्या थी आपकी, हीलियम नियॉन लेजर। क्या बनाई गई थी, फर्स्ट गैस लेजर। क्या बनाई गई थी, फर्स्ट गैस लेजर, या इसी को हम कुछ लोग बोला करते हैं फर्स्ट एनडी लेजर, आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आती है फोर्थ पॉइंट आता है आपका 1962 का समय, और इसमें बनाई गई थी आपकी फर्स्ट सेमीकंडक्टर लेजर। क्या, फर्स्ट सेमीकंडक्टर लेजर बनाई गई थी, ठीक है ना, फर्स्ट सेमीकंडक्टर लेजर बनाई गई थी। और इसके बाद आपकी आती है पांचवा, जब आता है आपका 1963 का समय, जिसमें बनाई गई थी CO2 लेजर, यानी जिसे हम बोलते हैं इंफ्रारेड लेजर, ठीक है भाई साहब। इन सब के बारे में इसकी ब्रीफ हिस्ट्री थी। बाकी आप गूगल जाकर हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, सर्च कर दीजिएगा www.laserhistory.com, लेजर हिस्ट्री PDF, आपको जो भी सर्च करना है आपको वहाँ से बिल्कुल बेशक मिल जाएगा।
गई, हम उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ जाके सब पढ़ सकते हैं। पूरी कहानी लिखी हुई, बहुत अच्छी कहानी लिखी हुई है, आप पूरी जगह कहानी को जाके पढ़ सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, विजिबल है आप सबको, विजिबल है? चलिए साहब नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कीजिए, सभी लोग जल्दी से जल्दी इसको नोट कीजिए, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। नोट हो गया? बिगाड़ दें? चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट के जल्दी नहीं समझते, क्योंकि बहुत चीज़ें बाकी हैं। कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज पे इसकी चर्चा ज़्यादा हम नहीं करेंगे, वो सब आप लोग पढ़ सकते हैं। मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ का हम पूरा एक लेक्चर निकालेंगे जिसमें लेजर की प्रॉपर्टीज़ ही प्रॉपर्टीज़ का वो करेंगे। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लाइट लेजर प्रोड्यूस्ड कहाँ से हो रही है। प्रॉपर्टीज उसके बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए प्रॉपर्टी आपको लिखवा के एक छोटा छोटा सा उसके बारे में बता देता हूँ, फिर एक पूरा लेक्चर अगला निकालेंगे जिसमें हम लेजर की प्रॉपर्टी की बात करेंगे और वहाँ को सबको फार्मूला भी बताएंगे। फार्मूला ये आइंस्टीन कोफिशिएंट का भी उसी में बता देंगे आपको, और उसके भी फार्मूला बता देंगे। तो चलिए, जो प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर, ठीक है, लेजर की प्रॉपर्टी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? लेजर की प्रॉपर्टी की। चलिए लेजर की प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हाईली डायरेक्शनलिटी। लिखिए, हाईली डायरेक्शनलिटी। देखिए भाई साहब, अब आपको बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है। आपने एक टॉर्च देखी है घर में, टॉर्च देखी होगी, सबके पास टॉर्च होगी। देखिए ऐसे होती है, ठीक है ना? मेरे ख्याल से मुझसे बने भी ना शायद, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए टॉर्च बन जाए। चलिए, ठीक, टॉर्च। इसके अंदर एक बैटरी लगी हुई है जो कि बहुत हाई, उसकी हाई पावर की क्या लगी हुई है? बैटरी लगी हुई है, ठीक है। क्या लगी हुई है? आपकी बैटरी लगी हुई है। क्या होगा जब इसको हम यहाँ से ऑन प्रेस करेंगे तो ये ऑन होती है टॉर्च आपकी। ये आपकी ऐसे लाइट देती है ना, ये आपकी ऐसे लाइट पूरी बिखेरना स्टार्ट करती है। लो भाई साहब, ये लाइट दे रही है आपको, बहुत बढ़िया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपको जो लाइट दे रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। चलिए, ये आपको क्या दे रही है? एक बढ़िया सी लाइट दे रही है, ठीक है ना? आपको क्या दे रही है? एकदम बढ़िया सी रोशनी देती है। अच्छा, आपने टॉर्च देखी होगी, जब उसको आप ऑन करते होंगे तो वो काफी दूर तक फेंकती है रोशनी, और जितनी दूर तक फेंकती है उतनी ही विड्थ में फेंकती है। मतलब टॉर्च की जो लाइट होती है, जो पावर होता है, जो प्रकाश होता है, जितनी दूर तक जाता है, जितनी लंबाई में जाता है, जितनी दूर जाता है, जितनी लेंथ कवर करता है, उतनी ही विड्थ भी कवर करता है ना। उधर टॉर्च मार्केट खरीद के लाइएगा, एक कमरे में उसको लगा के ट्राई मारिएगा, तो जब आप ट्राई मारेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि टॉर्च जो होती है वो जितनी लेंथ कवर कर रही होगी उतनी ही विड्थ भी लगभग कवर कर रही होगी। भाई लेंथ कवर कर रही होगी और विड्थ भी कवर कर रही होगी। भाई कुछ टॉर्च होती है जो बहुत दूर लेंथ कवर करती है, लगभग 1 किलोमीटर तक की
डिस्टेंस कवर कर लेती है और विड्थ भी उतनी ही कवर करा लेती है, विड्थ भी उतनी ही कवर करा लेती है। तो अब क्या इससे बोलना चाहते हैं, समझ में आया? मैं बताता हूँ वो कैसे है कि मान लीजिए आपकी जो टार्च है ये मान लीजिए आपकी कि 1 किलोमीटर तक दोस्ती है। मैंने क्या कहा कि मानना है आपको, एज ए टार्च अभी तक हो तो मुझे पता नहीं, पर मुझे नॉलेज नहीं है, पर आपको सिर्फ एज्यूम करना है कि मान लीजिए कोई टार्च जो 1 किलोमीटर दूर तक प्रकाश मार रही है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, मतलब उसकी जो विड्थ होगी, जो उसकी फैलाव होगा, उसका जो फैलाव होगा वो भी 1 किलोमीटर ही होगा। कितना होगा? 1 किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर तक टार्च अगर प्रकाश फेंकती है तो 1 किलोमीटर की विड्थ तक जितनी लेंथ कवर करती है उतनी ही विड्थ कवर करती है, जितनी लेंथ कवर करती है उतनी ही विड्थ कवर करती है। समझ में आई? बट लेजर के अंदर ऐसा नहीं, इसलिए डायरेक्शनल नहीं होती, क्योंकि ये डायरेक्शन में कहाँ जा रही है, ये कुछ प्रकाश ऐसे दे रही होगी आपको, कुछ प्रकाश ऐसे दे रही, 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 कुछ ऐसे दे रही, यानी कहाँ डायरेक्शनल है? डायरेक्शन का तो मतलब होता है, डायरेक्शनलिटी का मतलब कि एक ही डायरेक्शन में भागे। डायरेक्शनलिटी का मतलब क्या कि एक ही डायरेक्शन में भागे, एक ही डायरेक्शन में वो आपको दिखाई दे। पर ऐसे यहाँ तो नहीं हो रहा, यहाँ तो आपको एक डायरेक्शन में दिखाई दे रही, कुछ लाइट वो इधर दे रही है, कुछ लाइट वो इधर दे रही है, सब लाइट सब टाइप की लाइट दे रही है वो। तो इसका मतलब वो हाई डायरेक्शनलिटी टॉर्च के अंदर नहीं होती। तो ये आपकी एक ऑर्डिनरी लाइट है। क्या है? एक आपकी ऑर्डिनरी लाइट, ये आपकी एक सिंपल लाइट है, ये आपकी ऑर्डिनरी, ये आपकी सिंपल लाइट है। क्या है? सिंपल लाइट है, ठीक है। लेकिन लेजर इसके जस्ट अपोजिट होती है। कैसे? मार्केट में मिला भी करती है 100-100, 200-200 रुपए की लेजर, 300-300 रुपए की ऐसे होती है ना। यहाँ पे ऐसे कुछ बना होता है टाइप का, यहाँ पे ऐसे बटन्स लगी होती हैं, है ना। यहाँ इसके अंदर मतलब बैटरी वैटरी बड़ी लगी होती है, यहाँ ऐसे पूरा बनी होती है। ये आपको टॉय लेजर मिला करती है जो कि रेड रंग की एकदम निकाला करती है। कैसी? ये रेड रंग की। मेरे पास रेड मार्कर तो नहीं है बताता, नहीं, ये रेड रंग की निकाला करती है ऐसे। और आप जब देखेंगे तो एकदम एकदम सीधी ऐसे रेड कलर की, रेड कलर की एकदम ऐसे सीधे, जब ऐसे दबाते होंगे टुक एकदम सीधी ऐसे मारती होगी। कभी ला के चेक कीजिएगा, दबाएंगे आप तो ऐसे मारेंगे, उससे दीवार में आप अलग अलग टाइप की चीज़ बनाया करते हैं। तो आपकी यही होती है लेजर। आप उसको देखेंगे तो एकदम पतली सी उसकी वो होगी, उसकी जो विड्थ होगी लेजर लाइट की एकदम कम होगी, बहुत कम होती है। ये यानी लेजर लाइट की जो विड्थ होती है वो एज्यूम कर लीजिए कि भाई साहब कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स, फ्यू एंगस्ट्रॉम बोल दीजिए आप, फ्यू सेंटीमीटर्स। और इसकी देखिए आप वाली बात, इसकी जो लेंथ होती है बहुत दूर तक होती है। आपने खुद चेक करिएगा, आप यहाँ खड़े हो जाइएगा और बहुत दूर मारिएगा तो आपकी मारेगी। यानी इसकी जो एज्यूम की गई है कि लेजर जो होती है वो 1 लाख किलोमीटर तक, क्या 1 लाख किलोमीटर तक अपनी एनर्जी दे सकती है। बहुत ऐसी लेजरें बनी हुई हैं जो सीधे यहाँ से ब्रह्मांड तक जाती भेजती हुई। उसका मतलब क्या होगा कि उनकी जो भेदन क्षमता होती है, उनकी जो लेंथ कवरिंग होती है वो 1 किलोमीटर होती है। अब अगर उनके अंदर विड्थ भी ज़्यादा होगी तो लेंथ कवर नहीं कर पाएंगे। भाई समझने की कोशिश कीजिए कि अगर किसी लाइट को आप दूर तक भेजना चाहते हैं तो उस लाइट की आप विड्थ कम कर दीजिए। अगर किसी लाइट को आप दूर तक भेजना चाहते हैं तो उसकी विड्थ कम कर दीजिए। अगर लाइट की विड्थ ज़्यादा रहेगी तो दूर आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगी। अब इसीलिए लेजर की विड्थ बहुत कम रहती है, इसीलिए वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है। क्या? लेजर की जो विड्थ रहती है वो बहुत कम रहती है, इसलिए वो लॉन्ग कम करती है। और इसे बोलते हैं डाइवर्जन। डाइवर्जन मतलब एंगल का मतलब फैलाव। यहाँ जैसे मान लीजिए कि आपका ये फैला हुआ, ये आपका ऐसे फैला हुआ, ये कैसे फैला हुआ। मान लीजिए आपका यहाँ बल्ब लगा हुआ तो यहाँ बल्ब से आपका पूरा प्रकाश फैला हुआ, तो आपका एंगल, इसे बोलते हैं डाइवर्जन। लेजर के लिए जो डाइवर्जन माना गया है वो आपका 10⁻³ रेडियन माना गया है। कितना माना गया? 10⁻³ रेडियन। इसका फार्मूला भी होता है। हमने बताया ना कि इसके बारे में पूरा डिस्कशन जब एक पूरा निकालेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लेजर का तब बताएंगे, तब आपको हम फार्मूला भी बता देंगे कि भाई साहब शायद मेरे ख्याल से फार्मूला होता है D2 - का D1 बटा S2 - का S1। यह आप फार्मूला पढ़ते हैं।
पाई जहां होता है आपका डाइवर्जन एंगल। तो ये सब चीजों की बात, डाइवर्जन एंगल जितनी बातें होंगी ये सब हम बातें क्या करेंगे उसमें, पर फिलहाल आपको तय करना है कि इसकी जो लेजर की जो डाइवर्जन होती है वो 10⁻³ रेडियन होती है। फिर समझने की कोशिश कीजिए। और इसकी जो ये विड्थ होती है, यानी जो लेजर लाइट की जो लेंथ होती है वो कई किलोमीटर होती है, और जो विड्थ होती है वो फ्यू सेंटीमीटर होती है। क्या होती है? फ्यू सेंटीमीटर, मतलब कुछ सेंटीमीटर उसकी विड्थ होगी, और उसकी जो लेंथ होगी वो कई लाख किलोमीटर दूर तक होगी। समझ में आ गया? तो ये जब हम बातें प्रॉपर्टी, आपको बताने कुछ बाकी नहीं रह गया, सिर्फ एक फार्मूला डेरिवेट कराना बाकी रह गया। डेरिवेट कराना तो हम वहाँ करा देंगे, एक छोटा सा लेक्चर चलाएंगे 15-20 मिनट का, उसमें सब प्रॉपर्टी कवर कर देंगे। अभी आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ाई के बारे में पता नहीं चलेगा। अगला लेक्चर प्रॉपर्टी पर, उसके बाद फिर आइंस्टीन कोफिशिएंट पर, और उसमें हम आपसे क्वेश्चन भी प्रूव कराएंगे कि प्रूव दैट, मतलब उसमें आपसे पूछेगा काइन पॉपुलेशन इन्वर्जन करवाएंगे, फिर हमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सिद्ध कीजिए या प्रूव कीजिए कि 2 लेवल सिस्टम के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं हो सकता, 3 लेवल सिस्टम चाहिए लेजर प्रोड्यूस करने के लिए। उसमें एक फार्मूला डेरिवेशन करेंगे, वहाँ प्रूव करेंगे, तो वो सब हम आगे चल के कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको हाईली डायरेक्शनलिटी पता चल गया। इसके बाद इसमें आती है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है कि सेम वेवलेंथ की अगर कोई लाइट जो उसकी लाइट है वो अगर सेम वेवलेंथ की है तो उसे मोनोक्रोमेटिक बोलेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अरे इसका फॉर्मूला कौन होता है? आर का अपान रेडियस, तुमने पढ़ा होगा, एंगल बराबर आर का अपान रेडियस। तो यहीं से एज्यूम किया जाता है। S2 S1 सोर्स होते हैं, जहाँ से एमिट होती है, जहाँ तक पहुँच रही होती है वहाँ से सब निकलता है फॉर्मूला। D2 D1 डायमीटर्स होते हैं, टार्च के जहाँ से एक निकल रहा है जहाँ तक पहुँच रहा है, 2 डायमीटर्स होते हैं, एंगल ऑफ डाइवर्जन। आपको समझ सकते हैं, अभी आपको मैं समझा दूंगा कैसे कम होता है, मैं आपको बता देता हूँ, समझ लीजिए। अगर आपको समझना है तो फार्मूला समझ लीजिए, आप समझ लीजिए। अब अगर बात आगे समझा दीजिए तो समझा देते हैं भाई साहब। आपको समझने की कोशिश जरा ध्यान से कीजिएगा कि आप उनको मान लेना है कि टॉर्च लाइट और एक लेजर लाइट। मैं टॉर्च लाइट के द्वारा आपको फार्मूला डेरिवेट करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपका यहाँ बल्ब लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ? बल्ब, जो आपको यहाँ से प्रकाश दे रहा है, यहाँ से आपकी लाइट इमिट कर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ से लाइट आपकी निकलना स्टार्ट हुई और यहाँ तक पहुंची, यहाँ से आपकी लाइट निकलना स्टार्ट हुई वहां तक पहुंची, तो इसको मान लेंगे S1 सोर्स। ये आपका S1 S2 क्या है? सोर्स है, यहाँ से पहुंच रही। और कहां तक पहुंच रही है? तो मान लीजिए यहाँ तक पहुंची, ये S2 तक। हमको मान लेना है भाई साहब कि क्या मान लेना, फिर समझने की कोशिश करें। यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी टॉर्च थी, ये क्या थी? टॉर्च थी। ये आपकी टॉर्च थी, ठीक है ना? इसमें समझने की कोशिश कीजिए कि इसका एक पॉइंट है, ठीक है ना, S1। यहाँ से आपका जो लाइट है वो निकलना स्टार्ट हुई और आपका एक पॉइंट है यहाँ पे S2। यहाँ तक आपकी क्या है? यहाँ तक आपकी लेजर लाइट जा रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपकी लेजर, सॉरी, यहाँ तक आपकी लाइट जा रही है। ये डिस्टेंस मान लीजिए कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए मैंने 1 किलोमीटर कहा, 2 किलोमीटर कहा, कुछ भी कहा, तो आपकी डिस्टेंस हो गई। अब ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होती है? ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होती है, ये डिस्टेंस यहाँ तक की होती है। 2 डिस्टेंस मानी जाती है। डायमीटर्स कौन कौन से? जो यहाँ से एक तो इसका जो लाइट इमिट हो रही है ये डायमीटर, और जहाँ तक जाके फैल रही होगी वो डायमीटर। तो आपका मान लीजिए डायमीटर ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा होती है, इसकी विड्थ ज़्यादा तो इसका डायमीटर भी ज़्यादा, इसकी विड्थ ज़्यादा तो इसकी डायमीटर भी ज़्यादा, इसकी डायमीटर ज़्यादा तो आपको पता है इसकी रेडियस ज़्यादा तो डायमीटर भी ऑफकोर्स ज़्यादा होगा। 4/2 और इसकी रेडियस 2/2, तो किसका आपका डायमीटर ज़्यादा निकलेगा? इसका डायमीटर ज़्यादा निकलेगा ना। तो इसका डायमीटर ज़्यादा, तो यानी तुम्हारा D2, या आपका डायमीटर मान लीजिए D2 है, आपका मान लीजिए D1 है, तो D2 और D1 ग्रेटर देन हो जाएगा। और ये S2 माइनस S1 समझ लीजिए कि जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंटों की, दोनों पॉइंटों डिस्टेंस है, ये क्या है? डिस्टेंस 2 पॉइंट्स। क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये भी आपकी ऑफकोर्स ज़्यादा होगी, मतलब बहुत ज़्यादा होगी, ये आपकी मतलब काफ़ी ज़्यादा होगी, ज़्यादा तो होगी, ये ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा होगी, ये आपकी कम होगी, क्योंकि ये आपकी ज़्यादा नहीं होगी, ये आपकी मिनिमम होगी, मतलब लो होगी आपकी, ये आपकी कम होगी। क्योंकि जो टॉर्च होती है वो ज़्यादा दूर तक प्रकाश नहीं फेंक सकती। मैंने कहा कि कुछ किलोमीटर तक ही फेंक सकती, वो कुछ लाख किलोमीटर तक फेंक सकती, ये किलोमीटर 1 किलोमीटर भी नहीं फेंक सकती। समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं।
लेकिन इसके जो डायमीटर होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि बहुत जितना ज़्यादा ये लेंथ फेंकती है उतनी विड्थ कवर करती है। तो इसका D2 ज़्यादा होगा D1 के पेक्षा, D1 तो उतना ही होगा, D2 ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब आपका D2 ज़्यादा D1 कम, तो यानी इसका मतलब आपका ऊपर का जो फैक्टर होगा वो हाई आएगा और नीचे का फैक्टर जो लो आएगा, इसका मतलब आपको जो फाई आएगा, एंगल आएगा वो ज़्यादा होगा, आपका एंगल क्या होगा, वो हाई होगा। जब आपका ये हाई होगा तो इसका मतलब इसका डाइवर्जन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, ज़्यादा हो जाएगी। उसके डाइवर्जन मतलब 10⁻³ रेडियन। अब इसमें समझ लीजिएगा, इसकी डायरेक्शनलिटी हाई हो गई। इसमें समझिएगा, इसकी ये नीचे वाला टर्म यानी S2 - S1 वाला हाई हो गया, ज़्यादा हो गया मतलब, और आपका ऊपर का जो डायमीटर है बहुत कम, ये भी आपका कम, ये भी कम, तो ऊपर वाला आपका जो यानी D2 - D1 वाला टर्म हो गया, ये मिनिमम हो गया, और S2 - S1 वाला मैक्सिमम हो गया। तो जब आप ये निकालेंगे तो आपका मिन बटा मैक्स, तो इसका मतलब आपका ये जो आएगा ये भी आपका मिन आएगा, जो कि लेजर लाइट के लिए आता भी है 10⁻³ रेडियन। इसका मतलब इसकी डाइवर्जन क्या होगी, इसकी डाइवर्जन लो होगी। तो आपको पता चल गया कि इसकी डाइवर्जन लो, इसका मतलब ये आपको मैंने हर तरह से बता दिया कि डायरेक्शनलिटी में क्यों इसकी डायरेक्शनलिटी हाई होती है, क्योंकि इसका डाइवर्जन कम होता है। डाइवर्जन कैसे कम होता है, विड्थ और लेंथ से, हमने कैलकुलेट कर लिया। और फार्मूला हमारे सामने क्या आ गया, फार्मूला आपका सीधे सीधे फार्मूला बनता है आपका जो, देखिए फार्मूला आता कहाँ से, एंगल बराबर क्या होता है, आर्क अपान रेडियस। तो आर्क इसमें हो जाता है D2 - D1। ये देखिए आपका ये आर्क, ये आपका आर्क, एक आपका ये आर्क बना, तो D2 - D1, एक ही आर्क और एक आर्क, और 2 पॉइंट की डिस्टेंस तो S2 - S1। इसे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि डेल्टा D बटे डेल्टा S ऑफकोर्स। तो आपका ये आ गया फार्मूला। ओके, नोट कर लीजिए, 3 2 1 नोट कीजिए जल्दी से, जल्दी नोट कीजिए, आजकल इससे बहुत बड़ा जाने वाला है, नोट कीजिए जल्दी से, जल्दी नोट कीजिए। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए अब अगला पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं हर पॉइंट ऐसे ना समझा पाऊंगा क्योंकि बहुत समय लगेगा, तो मैं सीधे सीधे बता देता हूं आपके बारे में कि अगला पॉइंट क्या है, हाईली मोनोक्रोमेटिक। अब उसको हम समझाते हैं कैसे, कि देखिए भाई साहब, आपका जो एटम होता है उसमें कुछ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं। आपके जो एटम होता है उसके अंदर कुछ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, उन्हीं के कारण जो वेवलेंथ क्रिएट होती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है। अभी आपको हम पूरी बात बता देते हैं, हम आपको लिखवा देते हैं पूरी बात। In laser radiation, all the photon emitted between discrete energy levels will have same wavelength. As the result, the radiation is monochromatic in nature. अब इसे लिख लीजिए। अब हर प्रॉपर्टी के बारे में हम, जैसे मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट और आपकी एक इंटेंसिटी वाली के बारे में हम कुछ फार्मूला बताएंगे। जैसे इंटेंसिटी बराबर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, फिर प्रूव कराएंगे कि लेजर की इंटेंसिटी हाई क्यों होती है एम्पलीट्यूड निकाल के ग्राफ द्वारा। तो वो सब प्रॉपर्टी हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ लिख लीजिए कि ये प्रॉपर्टी होती है, तब हमसे ये हमने प्रॉपर्टी आपको प्रूव करा दी, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी की चर्चा हम अगले लेक्चर में नहीं करेंगे, ठीक। हम क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको हम एब्जॉर्प्शन, इमिशन और बताने वाले हैं। क्यों, इनके बाद आपको पता चलेगा कि ये हाई मोनोक्रोमेटिक क्यों होती है, ये हाई वो क्यों होती है, जो कि स्टिमुलेटेड होता है उसके लिए हाई मोनो। अब सब बताऊंगा आगे चल के सब पता चलेगा। बिगाड़ दें, चलिए बिगाड़ने के बाद भाई साहब आगे जो बात आती है, अब हाईली डायरेक्शनलिटी तो हमने समझ ली, हाईली डायरेक्शनलिटी तो हमने समझ ली। अब आती है हाईली मोनोक्रोमेटिक। अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या आती है, हाईली मोनोक्रोमेटिक इन नेचर। हटाई हाईली मोनोक्रोमेटिक, बस लिखिए, इसको समझाते हैं। हाईली मोनोक्रोमेटिक क्या होती है, हाईली मोनोक्रोमेटिक, हाईली मोनोक्रोमेटिक समझ लीजिए। इन लेजर रेडिएशन, लिख लीजिए पहले, इन लेजर रेडिएशन all the photons emitted between
discrete energy levels will have same wavelength. भाई साहब समझने की कोशिश कीजिए कि आपका जो मान लीजिए एटम होता है, जो लेज़र होता है, ऑल जितने भी फोटॉन्स होते हैं, वे फोटॉन्स कहाँ से आ गए? इसलिए कह रहा था कि पहले आप प्रोसेस समझ में आइए कि प्रोसेस ये होता है। तो अब आपसे मोनोक्रोमेटिक का मतलब आपको मोनोक्रोमेटिक का मतलब पता है कि मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है कि भाई साहब सेम वेव लेंथ। और ये होता क्यों है? क्योंकि आपका जो एटम होता है, सॉरी, आपका जो एटम होता है उसमें कुछ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं। उन्हीं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के कारण, ये समझिए, उन्हीं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के कारण, उन्हीं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के कारण ये क्या होता है, इसमें सेम वेवलेंथ होती है। समझ में आ गया? इनकी वेवलेंथ सेम होती है। इनकी वेवलेंथ क्या होती है? सेम होती है। भाई आपके जो एटम है, मान लीजिए आपका एटम है, आपका मान लीजिए आपका ये एटम है, इसमें मान लीजिए न्यूक्लियस होता है, यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। भाई इसके अंदर कुछ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं, फिर समझने की कोशिश कीजिए। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, एटम्स के अंदर क्या होते हैं भाई साहब? कुछ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। इन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के कारण जो आपकी वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? अब मान लीजिए आपका कोई एटम है, उसमें जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होगा, समझने की कोशिश कीजिए कि जो आपका एटम है उसमें जो भी आपका डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होगा, क्या होगा? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होगा, उससे जो भी फोटॉन इमिट होगा, उससे जो भी फोटॉन इमिटेड होगा वो क्या होगा? वो कैसा होगा? वो होगा सेम वेवलेंथ का। कैसा होगा? सेम वेवलेंथ का। समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि जितने भी वेवलेंथ होंगे वो सभी कैसे होंगे? सेम होंगे। और जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल से उनसे जितने भी फोटॉन इमिट करेंगे वो सब सेम वेवलेंथ के होंगे। तो समझ में आ गया कि इससे अब सेम एनर्जी वेवलेंथ के होंगे, तो ये आपका नेचर है, इसका नेचर मतलब कि आपका हाईली मोनोक्रोमेटिक होना, यानी इस वेव का मोनोक्रोमेटिक होना, मोनोक्रोमेटिक होना, क्या मोनोक्रोमेटिक होना कैसा है? नेचर है। क्यों नेचर है? बिकॉज डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के कारण। अब आप पढ़ के आए होंगे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल से कि फोटॉन इमिट होता है, उसकी वेवलेंथ सेम होती है। वहीं आपने पढ़ा होगा हाईली मोनोक्रोमेटिक होते हैं। अब समझ लीजिए, लेजर के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, जो लेजर स्टिमुलेटेड टाइप ऑफ जो प्रोसेस होता है, इसके कारण, इस स्टिमुलेटेड के कारण आपकी जो लेजर होती है वो हाईली मोनोक्रोमेटिक होती है। तो स्टिमुलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण या स्टिमुलेटेड प्रॉपर्टी होने के कारण इसकी जो वेवलेंथ होती है वो हाईली मोनोक्रोमेटिक होती है। जो अभी हम आपको जब स्टिमुलेटेड बताएंगे प्रोसेस तो उसमें आपको हम पूरा समझा देंगे। तो हाईली मोनोक्रोमेटिक समझ में आ गया? हाईली मोनोक्रोमेटिक समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? नोट कर लीजिए।
एक पॉइंट पे आपको नोट लिखवाएंगे, एक नोट लिखवाएंगे आपको, लेकिन उसके पहले इसको नोट करिए जल्दी से, फिर नोट लिखवाते हैं आपको। इन लेजर रेडिएशन समझिए क्या होगा आपका, वेव लेंथ स्प्रेड। एक मिनट है, नैनोमीटर में होता है कि एंगस्ट्रॉम में होता है? नैनोमीटर में, चक्कर लग जाए ना, गलत नहीं कभी लिखवाना चाहिए। नैनोमीटर्स में आपका होता है, ये आपकी स्प्रेड होती है वेवलेंथ इतनी ज़्यादा। लेकिन लेजर रेडिएशन वेवलेंथ स्प्रेड 0.001 नैनोमीटर्स, ठीक है। और भी हम एक पॉइंट लिखवा सकते हैं, एक पॉइंट हम और लिखवा सकते हैं आपको यहीं पे। दूसरा पॉइंट कि जो आपकी ऑर्डिनरी लाइट होती है, लाइट होती है, क्या होती है, सिंपल लाइट आपकी जो होती है, जैसे टॉर्च लाइट, कैसी, जो टॉर्च लाइट आपकी जैसे, इसकी जो रेंज होती है ना, डेल्टा लैम्डा की जो रेंज होती है वो 100 to 1000 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। लेकिन जब लेज़र की बात आती है, लेज़र लाइट की जब बात आती है, तो उसके लिए डेल्टा, इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, वो होती है फ्यू एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, फ्यू एंगस्ट्रॉम। आपको विजुअल है, फ्यू एंगस्ट्रॉम होती है, समझ में आ गया? ओके, दो प्रॉपर्टी क्लियर। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्लियर करने की तरफ चलते हैं। नोट कीजिए 3 to 1, जल्दी नोट कीजिए 3 to 1। समझ में आ गया? बिगाड़ दें 3 to 1, 3 to 1 बिगाड़ दें। चलिए, अब इसके बाद आपकी नोट आपको लिख रहे थे ना, अगर ना किसी के लिए हो तो लिख लीजिएगा कि डेल्टा की जो रेंज होती है वो आपकी लाइट के लिए, सिंपल लाइट के लिए, वो होती है आपकी 100 से 1000 एंगस्ट्रॉम तक। और इसके लिए आपकी जो डेल्टा, इसकी जो रेंज होती है वो लेज़र के लिए जो होती है वो कितनी होती है, फ्यू एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कंपटीशन वगैरह में। हाईली कोहेरेंस, ठीक है भाई साहब, हाईली कोहेरेंस, ठीक है ना। अब पहली बात तो ये कि कोहेरेंस का मतलब क्या होता है। कोहेरेंस का मतलब होता है कला संबद्ध, हिंदी वाले समझ लें। कोहेरेंस का मतलब होता है, कोहेरेंस या कोहेरेंट दोनों होती है, डिफाइंड एज कोहेरेंस एज वेल एज कोहेरेंट। तो कोहेरेंस या कोहेरेंट जो होता है उसका मतलब क्या होता है, कला संबद्ध। अब कला संबद्ध का मतलब पता है कि जो आपकी जो वेव निकल रही है, अब एक वेव नहीं निकल रही, बहुत सारी वेव निकल रही हैं, वो सब सेम कला में है, सेम फेज में है। फेज कला पता होगा, आपने पढ़ा होगा 11th में भी जब आपने वेव पढ़ी होगी, और अभी जब आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा होगा तो भी आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे पढ़ा होगा ना, क्या आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा सिंपल सी भाई, आप एक रे ऑप्टिक पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक पढ़ते हैं, है ना, तो आपने पढ़ा होगा भाई साहब,
सेम फेज में होनी चाहिए लाइट। सेम फेज का मतलब पता है ना कि कला संबद्ध, उनके बीच टाइम लेंग नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ आप पढ़ के आ रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक में पढ़ लीजिए, उसमें दिए है कि कला संबद्ध विपर्यास, हाईली कोहेरेंस का मतलब उसमें निकला विपर्यास से नो टाइम लिंक बिटवीन टू वेव्स और मोर वेव्स। जितने भी वेव्स हैं उनके बीच में जो टाइम लिंक है वो नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए उसका जो ग्राफ बनता है वो थोड़ा सा अलग बनता है, वो सब आप पता है, हाईली कोहेरेंस होती है। तो इसमें लिखवाना क्या आपको पता ही। अब अगर डिफिनेशन लिखवाना चाहते आप लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ कि जो कोहेरेंस वो होती है, कोहेरेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव, कोहेरेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव, प्रॉपर्टी और characteristics of the wave being in phase with itself, being in a phase itself and also with another wave, on the same period of time and space or distance। मतलब जितने भी वेव्स निकल रहे हैं, टू और मोर्स, सब एक सेम फेज होंगी, सबका टाइम पीरियड सेम होगा, सबके बीच सब सेम फेज में होगी, सबका डिस्टेंस, सबके बीच की स्पेस सब सेम होगी, उसे बोलते हैं हाईली कोहेरेंस, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अब इसके बाद इसकी अगली प्रॉपर्टी आती, तो आप इसको लिख सकते हैं कोहेरेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। मैं लिखा दूँ क्या, बोल तो दिए ही, फिर लिखवा देता हूँ। चलिए, ये आपकी कोहेरेंस is the property of wave, coherence is the property of wave being in phase itself, being in phase with itself and another wave। Coherence is the property of wave being in a phase with itself and another wave over a period of time, over a period of time। So coherence is the property of wave being in phase with itself and another wave over a period of time, और बता दीजिए आपको एंड स्पेस और डिस्टेंस, आपको जो लिखना एंड स्पेस और डिस्टेंस, आपकी ये हो गई कोहेरेंस की परिभाषा। ये तो आपके कोहेरेंस की डिफिनेशन होती है, ना कि आपको लेजर की। अब आपके कोहेरेंस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेम्पोरल कोहेरेंस, एक होता है स्पेशल कोहेरेंस। तो टाइप्स ऑफ कोहेरेंस अभी आगे बताएंगे आपको, टाइप्स ऑफ कोहेरेंस पढ़ा देंगे, फॉर्मूला डेरिवेट करा देंगे। ठीक है, तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। अब लेजर आपकी कैसी होती है, हाईली कोहेरेंस होती है, समझ में आ गया, हाईली कोहेरेंस होती है। चलिए चौथी प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं आपको, इसको नोट कीजिए पहले। हाई इंटेंस, इंटेंसिटी का मतलब पता है ना क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये हाईली इंटेंस होती है, इसको नोट कीजिए, मैं आपको लिखवाते हैं, इसका मतलब सीधे सीधे होता है इंटेंसिटी बराबर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर।
जैसे आपको पढ़ा होगा कि आपने कि कोई 2a एम्पलीट्यूड की वेव जा रही है, उसकी इंटेंसिटी होती है 4a स्क्वायर, है ना। सब आप पढ़ के आए होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसमें पहले हम पॉइंट वाइज लिखवा देते हैं। क्या लिखवा देते हैं? पहला पॉइंट कि लेजर इज हाईली इंटेंस देन सिंपल लाइट या ऑर्डिनरी लाइट, जो आपको लिखना। ठीक है, दूसरा पॉइंट हीलियम, रुक जाइए एक मिनट, बड़े से नोट कीजिए। दूसरा पॉइंट आपको दूसरा लिखवाते हैं। इंटेंसिटी बराबर होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये लिख दीजिएगा। इंटेंसिटी बराबर क्या होता है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी बराबर क्या होता है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी बराबर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी बराबर क्या होता है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। फिर से नोट कर लीजिए, इंटेंसिटी बराबर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। समझ में आ गया? नोट हो गया? सब जल्दी से नोट लीजिए, छाप लीजिए। इंटेंसिटी बराबर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ऊपर बिगाड़ दें, चलिए ऊपर बिगाड़े, और अब इसको हम नोट करते हैं आगे की तरफ चलते हैं। तो अब हम इसकी अगली बात समझते हैं। 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट दोनों पॉइंट नोट कीजिए कि क्या लेजर इज हाईली इंटेंस देन सिंपल लाइट या कॉन्वेंशनल लाइट या ऑर्डिनरी लाइट। इंटेंसिटी बराबर होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। आप सुन लीजिए, 1 माइल वाट, आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा एनर्जी। 1 माइल वाट, सही है ना? हाँ, 1 माइल वाट। हीलियम नियॉन लेजर इंटेंस is highly intense than the sunlight. Helium neon laser is highly intense than sunlight. अब आप समझ सकते हैं कि कितनी मस्त गजब की इंटेंस होती है इसकी, कि 1 मिली वाट जो हीलियम नियॉन लेजर होती है उस वो हाईली इंटेंस होती है देन द सनलाइट। अब आप समझ सकते हैं ये सन इंटेंसिटी, सनलाइट इंटेंसिटी बोल सकते हैं। सनलाइट हाईली इंटेंस देन सनलाइट इंटेंसिटी। आपको विजिबल हो रहा है? ठीक है, तो आपके ये पॉइंट होते हैं। पता है आपको इंटेंसिटी बराबर एम्पलीट्यूड स्क्वायर। जैसे मान लीजिए आप कह देते हैं कि भाई साहब कोई वेव है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 2a है, तो हम इंटेंसिटी बोल देते हैं भाई साहब कि उसकी इंटेंसिटी है 4a स्क्वायर। आप सब पढ़ के आए होंगे, जहाँ a होता है राम वगैरह सब पढ़ के आए, सब बिल्कुल एकदम पढ़ के आए, है ना भाई साहब? सब पढ़ के आए ना? चलिए भाई साहब, ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद इतना नोट कि इसके बाद हम चलते हैं अगले बहुत बढ़िया प्रोसेस की तरफ। बहुत बढ़िया चीज़ अगली, जिसको आप लोग सुन के एकदम मतलब खुशखुशाल हो जाएंगे, जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन वगैरह प्रोसेस। ग्राफ वगैरह सब आपको आता होगा, ठीक है। चलिए अब हम आपके चलते हैं आगे की बातों पर। नोट हो गया सबका? बिगाड़ दें, चलिए एक मिनट देख लें, आपको विजुअल है? चलिए इसमें हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ज़्यादा इसकी थ्योरी लिखवाएंगे, सिर्फ समझाएंगे। थ्योरी हम अगले लेक्चर में इसकी लिखवाएंगे।
तो इसकी जो प्रोसेस की जो थ्योरी होगी वो अगले लेक्चर में लिखवाएंगे, इस लेक्चर में सिर्फ उसकी बातें होंगी। ठीक है, ठीक है भाई साहब, पहली चीज। चलिए मस्त एकदम। अब देखिए यहाँ पे एक चीज की बात होने वाली स्टिमुलेटर के बारे में। पहला एक टॉपिक आपका आएगा जो आएगा स्टिमुलेटेड। हमने कहा था कि आपकी स्टिमुलेटेड की बात हम अभी करेंगे। स्टिमुलेटेड ऑब्जर्वेशन, या इसको आप खाली एब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं, इसको कुछ लोग खाली एब्जॉर्प्शन बोलते हैं या कुछ लोग स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप क्या क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोलने को आप बोल सकते हैं कि आप, कुछ लोग इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, या कुछ लोग बोलते हैं आपका स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। चलिए भाई साहब, चलिए बात है इसके बारे में। भाई साहब समझने की कोशिश कीजिएगा जरा ध्यान से। आपके पास ये पता है क्या होता है, ये होता है आपका न्यूक्लियस, और इसके अगल बगल हम थोड़ा सा मजेदार चीज करेंगे। डायग्राम सही ना बने तो कोई बात नहीं, अगर डायग्राम सही ना बने तो कोई बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए ये हो गया। ओह, और होना चाहता और बना सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मानिए आपका यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ आपका मान लीजिए और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, और आपका ये मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। ठीक है, सब चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद मान लीजिए कि आपका एक और बना हुआ है जिसके अंदर और भी इलेक्ट्रॉन हैं, इसे मान लीजिए तो 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ हो क्या रहा है भाई साहब कि इसमें आपका बाउंड इलेक्ट्रॉन जो एकदम नाभिक के समीप होता है, बाउंड इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, एक इसमें हमने टर्म पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि आपका होता है बाउंड इलेक्ट्रॉन। ये बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है समझने की जरा चेष्टा एवं प्रयत्न कीजिएगा। बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाउंड इलेक्ट्रॉन मतलब जो नाभिक से बंधा हुआ, एकदम चिपका हुआ, जिसको बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा किसकी जरूरत हो? पावर की जरूरत है। एकदम नाभिक से चिपका हुआ, एकदम पास में बैठा हुआ है ना, एकदम बिल्कुल पास में, एकदम बिल्कुल बैठा हुआ है, उसे हम बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये आपका कहाँ पाया जाता है? आपका पाया जाता है ग्राउंड स्टेट में। कहाँ पाया जाता है? ग्राउंड स्टेट में। और एक आपका होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपका क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। ये आपका कहाँ? वह ग्राउंड स्टेट में तो पाया जाएगा आपका, ये तो ग्राउंड स्टेट है ना। ग्राउंड स्टेट से तो एटम एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है, एक्साइटेड स्टेट आपका ये बाहर, यहां से। यही तो आपका होता है सिस्टम भाई। आपका ये सिस्टम होता है ना, आपका ये सिस्टम होता है ना कि जो बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका ग्राउंड स्टेट में होता है, और जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका एक्साइटेड स्टेट में होता है। समझ में आ गया? सबको पता होगा, ठीक है, अच्छी बात। ये सब चीज़ों की जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। समझिए, आपका कोई एटम है और उसमें आपका जो एटम है उसमें कोई 2 स्टेट बने हुए हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका एक स्टेट ये बना हुआ है और एक आपका स्टेट ये बना हुआ है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं आपका फर्स्ट स्टेट, इसे हम आपको बोलते हैं सेकंड स्टेट। आपके 2 स्टेट बने हुए हैं, कोशिश कीजिए समझने की। आपका ये बना हुआ है फर्स्ट स्टेट और आपका ये बना हुआ है सेकंड स्टेट। आपके 2 स्टेट बने हुए,
ये आपका फर्स्ट स्टेट, ये आपका सेकंड स्टेट, ठीक है। इसकी एनर्जी है E1, इसकी एनर्जी है E2, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट और इसे हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ये आपका होता है। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। अच्छा भाई साहब, मुझे एक बात जरा बताइएगा, ये आपका कैसा इलेक्ट्रॉन होगा, ये आपका कैसा इलेक्ट्रॉन होगा? ये आपका होगा बाउंड इलेक्ट्रॉन। कैसा आपका होगा? बाउंड इलेक्ट्रॉन। ये अपने मन से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस से बंधा हुआ है भाई। इसी के न्यूक्लियस के से कहाँ से हुआ है भाई? ग्राउंड स्टेट मतलब न्यूक्लियस के, तो एकदम न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, तो इसका मतलब वो ऊपर नहीं जा सकता। अगर हमको इस एटम को, इस इलेक्ट्रॉन को, अगर हमको इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचाना है तो ये अपने मन से नहीं जा सकता। इसको वहाँ भेजने के लिए हमें कुछ प्रयत्न करने होंगे। अब प्रयत्न मतलब इसको हम सीढ़ी तो लगा नहीं सकते कि भाई सीढ़ी लगा के चढ़ा दें, क्योंकि बहुत सूक्ष्म पार्टिकल है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर, क्या इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर हम एक वेवलेंथ हाँ, एक फोटॉन इस पर मारते हैं। समझिएगा, इन दोनों वेवलेंथ के डिफरेंस के बराबर हम इसमें एक फोटॉन मारते हैं। ये देखिए यहां से, ये मारा H-, किसके बराबर है? ये है E2 माइनस E1 के बराबर। इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी का एक बढ़िया फोटॉन इस पर मार दिया। देखिए आपका एटम है, इस पे हमने ये ऐसे ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर ऐसे नहीं जा सकता। मुझे इस एटम को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना है, मुझे इस बाउंड इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, मुझे एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना है। तो मैं क्या करूंगा कि इसमें बाहर से कुछ एनर्जी दूंगा। तो मैंने कितनी एनर्जी दी? दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर, दोनों एनर्जी लेवल के अंतर के बराबर मैंने इसमें क्या दी? बाहर से एनर्जी दी। जब एनर्जी दी तो एक चंपत हो लिया। जब इसको मैंने एनर्जी दी तो ये चंपत होके कहां पहुंच गया? ये लीजिए साहब, ये एकदम यहां पहुंच गया। आपका ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। सर चंपत क्यों बोले? क्योंकि ये आपको ऐसा ना होगा कि एक सीढ़ी चढ़ के जा रहा है, एकदम गायब। चंपत एकदम गायब, सीधे ऊपर पहुंच गया है। समझ में आया? तो ये नीचे से गायब होके एकदम ऊपर पहुंच गया। यहां से इसको आपने जहां से एनर्जी दी, जहां ये पाया, मैं तो खुश हो गया। इलेक्ट्रॉन ने क्या बोला? मैं खुश, मैं भागा। ये बंधा हुआ था, ये बंधा हुआ था, इसको फ्री होना था। तो जहां इसको एनर्जी मिली ये फ्री होके ऊपर भाग गया। जैसे तुम घर में बंधे हुए, तुम्हें कोई अच्छा खासा पैसा दे दे, तुम उड़ जाओगे। उड़ जाओ मतलब फ्री हो जाओगे। उसी प्रकार से इसको जहां एनर्जी मिली तो ये फ्री होकर ऊपर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। इसको जहां तुमने एनर्जी दी तो ये फ्री होके, इसको एनर्जी मिली, एक्साइटेड हुआ, अरे वाह मेरे पास तो बहुत पैसा, मेरे पास बहुत ताकत, उड़ के फ्री हो गया, मैं फ्री अब। तो यह चंपत होके इसमें पहुंच गया। ये इस इलेक्ट्रॉन ने बाहर से एनर्जी क्या की थी? अवशोषित की थी, बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब की थी। तो इसका मतलब इस प्रकार का जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाना, एक प्रोसेस है। और ये होता है आपका स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। क्यों दिया और पहुंच गया, फोटॉन हमने हिट करा। स्टिमुलेटेड का मतलब होता है कि किसी काम को कराने के लिए जब हम बाहर से कोई रिसोर्स दें, कोई पावर दें, एक्सटर्नल कोई पावर दें, मतलब इंटरनल नहीं हो रहा। स्पॉन्टेनियस का मतलब इंटरनल से कर रहा हो, खुद की ताकत से कर रहा हो। और स्टिमुलेटेड का मतलब कि कोई बाहरी ताकत उसको मदद करे कि भाई तुम आगे बढ़ो, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें मैं पैसा दूंगा। इसका मतलब वो तुम्हें बाहरी मदद कर रहा है, तुम्हारे अंदर का पोटेंशियल, तुम्हारे अंदर की ऊर्जा तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही। उसी प्रकार से तुमने इसको बाहर से ऊर्जा दी,
अंदर से नहीं हुई। ये एक बाउंड इलेक्ट्रॉन था, ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं आ सकता था, फ्री नहीं हो सकता था। तुम्हें इसे एक्साइटेड स्टेट में भेजना था। तुमने क्या किया, तुमने इसको एक एनर्जी दी बाहर से। कितनी एनर्जी दी, दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर तुमने जहां इसको एनर्जी दी ऊपर पहुंच गया। अब सुन लीजिए, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब किए हुए यहां पहुंचा है भाई, एनर्जी को लिए एब्जॉर्ब किए हुए वहां पहुंचा है, इसकी एनर्जी भी खत्म नहीं हुई। ये जितनी फोटॉन की एनर्जी तुमने इसको दी थी उतनी इसने ली और ये ऊपर चंपत होके पहुंच गया, लेकिन इसकी एनर्जी गई कहाँ। कुछ लोग कह रहे सर इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में खर्च हो गई। भैया इतनी एनर्जी ना खर्च हो जाएगी, पूरी की पूरी एनर्जी ना खर्च हो जाएगी। समझने का प्रयास कीजिए, पूरी की पूरी एनर्जी खर्च नहीं हो जाएगी। ये एनर्जी, अब ये इलेक्ट्रॉन सुन लीजिए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी जो लाइफ होती है, इस सबका जीवन होता है, ये होता है 10⁻⁸ सेकेंड। इतने समय के लिए ही केवल ये यहाँ टिक पाएगा, उसके बाद फिर ये नीचे आएगा। अब आगे देखते हैं क्या होगा, जब नीचे आएगा तो क्या होगा। पर इसको नोट कीजिए, सिर्फ प्रोसेस समझाने के लिए था, सिर्फ समझाने के लिए था। इसकी थ्योरी अगले उसमें लिखवा देंगे, तो लिखवाना बाकी रह जाएगा बस। समझ में आ गया। ठीक भाई साहब, इसको नोट कीजिए। अब हमारा अगला प्रोसेस आता है स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब ये क्या होता है, थ्योरी इसकी हम बाद में लिखवाएंगे, इसकी रेट किस पे निर्भर करती है वो सब हम जब थ्योरी पार्ट बताएंगे तो कवर कराएंगे, और उसी में आइंस्टीन समीकरण भी कराएंगे, डेरिवेशन भी कराएंगे आइंस्टीन कोफिशिएंट के लिए। चलिए अब स्पॉन्टेनियस समझते हैं। फिर से समझिए कि आपके पास दो ही एनर्जी लेवल्स हैं, दो एनर्जी लेवल बढ़िया आपके सामने हैं, ठीक है ना भाई साहब। आपके सामने कैसे हैं, दो एनर्जी लेवल बढ़िया से हैं, दो एनर्जी लेवल बढ़िया से हैं। समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ये आपका सेकंड स्टेट है, ये आपका फर्स्ट स्टेट है, इसकी एनर्जी E1 है, इसकी E2 है, ये आपका ग्राउंड स्टेट है। कैसा है आपका, ग्राउंड स्टेट है। और ये आपका कैसा है, एक्साइटेड स्टेट है। कैसा है आपका, एक्साइटेड स्टेट है। मतलब E2 आपकी एक्साइटेड एनर्जी हो गई और E1 आपकी ग्राउंड एनर्जी लेवल हो गया है। ग्राउंड एनर्जी लेवल, एक्साइटेड एनर्जी लेवल, ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ जब इसको इतनी एनर्जी दी थी तो ये गेन करके यहाँ पहुँच गया भाई साहब, ये यहाँ पहुँच गया ना। क्या ये समझ में आ गया था ना, आपने एनर्जी दी थी, गेन किया, पहुँच गया। ये इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, अवशोषित की थी, इसीलिए इसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। इसने बाहर की एनर्जी को गेन किया, पहुँच गया। अब इसका नाम इमिशन। इमिशन माने होता है उत्सर्जन। अब उत्सर्जन का मतलब कि जो बाहर से एनर्जी मिली थी उसको ये बाहर निकल, गलत। ये जो एनर्जी गेन किया था ना, ये जो एनर्जी गेन किया था ना, इसको ये यहाँ से जब नीचे आ रहा होगा, क्यों नीचे आ रहा होगा, क्योंकि इसकी लाइफ टाइम कितनी है, इसकी लाइफ टाइम चूंकि 10⁻⁸ सेकेंड है। इस सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक नीचे आएगा। तो जब ये नीचे आ रहा होगा भाई साहब, तो ये एक एनर्जी, एक फोटॉन क्या करेगा, ये एक फोटॉन इमिट करेगा, h-म्यू। कैसा इमिट करेगा, h-म्यू। समझने का प्रयास कीजिएगा, ये एक फोटॉन क्या करेगा, ये एक फोटॉन इमिट करेगा। ये कौन सा फोटॉन इमिट करेगा, जिसका डिफरेंस होगा E2 माइनस E1 एनर्जी लेवल के बराबर। अब अगर तुम्हें कुछ दिमाग लगा रहे हो तो जो ये फोटॉन लिए था वही इसने फोटॉन निकाला स्पॉन्टेनियस में खुद एक। अब तुम्हें खुद मिला के पता है एक चीज कि जब तुमने पढ़ा होगा कि जब अभी मैंने बताया था मोनोक्रोमैटिक में कि जितने भी इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं उनसे जब एक कोई इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो एक फोटॉन इमिट करता है जिसकी वेवलेंथ सेम होती है, उसे बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक। उसी प्रकार से ये भी जो ऊपर गया वो नीचे आएगा। भाई अभी ऊपर पहुंच गया, एक्साइटेड हो गया, अब इसकी एनर्जी खत्म,
अब ये नीचे इसकी लाइफ खत्म, ये इसने 10⁻⁻8 सेकंड वहां रुक लिया। अब इसके बाद बहुत कम समय है, आपको समझ में नहीं आएगा, ये वहां से फिर नीचे आएगा। जब नीचे आ रहा होगा तो एक ही लाइट निकालेगा, क्या करेगा, एक लाइट इमिट कर, एक फोटॉन इमिट करेगा जिसकी एनर्जी होगी E2 - E1। अच्छा मैं आपको बता दूं कि आपकी जो ये होगी H𝜇12 ये बराबर होगी इसके, इसीलिए मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, नहीं कायदे से लिखना चाहिए था मुझको ये चीज, लेकिन चूंकि बराबर होंगी इनकी तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 1 2 ही लिख दूंगा। तो इसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वाभाविक, उसका स्वभाव है, इलेक्ट्रॉन का स्वभाव है कि जब वो ऊपर से नीचे गिरेगा, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल से नीचे आएगा, एक्साइटेड एनर्जी लेवल से नीचे आएगा, तो क्या करेगा, तो एक फोटॉन इमिट करेगा, और जिसकी वेवलेंथ कितनी होगी, दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी का वेव होगी, फोटॉन होगा, उसकी वेवलेंथ इतनी होगी। उसकी वेवलेंथ आप निकाल सकते हैं, वेवलेंथ सेम होगी। अब इसकी वेवलेंथ कुछ होगी, इतनी एनर्जी का फोटॉन इसने इमिट किया, इतनी वेवलेंथ का फोटॉन इसने इमिट किया, तो यहां से एक वेव निकली, ठीक है। अब इसके बाद इसको बिगाड़ दें इसको, नोट हो गया था, ओके, अगर नोट हो गया तो कोई बात। अब समझने की कोशिश कीजिए, आपका एटम यहां तक पहुंच गया, ठीक है, आपका एटम वहां पहुंच, एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन से यहां पहुंचा, इसके बाद यहां नीचे आया और उसने एक फोटॉन इमिट किया जिसकी एनर्जी इतनी थी, उसकी वेवलेंथ, सब समझ में आ गया, ठीक। अब फिर से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या होगा, ये आपका मान लीजिए आपका ये सेकेंड एनर्जी लेवल है, ये मान लीजिए आपका कि फर्स्ट, इसको मान लीजिए कि फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये आपका E2 है, ये आपका E1 है, ये आपका एक्साइटेड स्टेट, ये आपका ग्राउंड स्टेट, कैसा ग्राउंड स्टेट। चलिए समझने का प्रयत्न एवं प्रयास कीजिए, क्या हुआ कि यहां आपका इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था, तो यहां तो नीचे आ रहा था, पर भाई साहब कुछ लोगों को दिक्कत हुई, कुछ लोगों ने कहा कि नीचे जा तो रहा है, पर अगर हम इसको यही फोटॉन जो हमने फोटॉन उसमें मारा था, किसमें, एब्जॉर्प्शन में, अगर वही फोटॉन इसमें भी हम हिट करा दे, वही फोटॉन अगर हम इसमें भी हिट करा दे, मतलब ये देखिए वही फोटॉन उतनी ही एनर्जी का, कितनी का, E2 - E1 बराबर इतनी ही, अगर उसका मैं फोटॉन इमिट करा दूं तो क्या होगा साहब कि भाई साहब ये नीचे तो आ रहा था, और जब ये नीचे आ रहा था तो ये यहां से एक फोटॉन इमिट कर रहा था, ये जब ये नीचे आ रहा था तो ये यहां से एक फोटॉन ये इमिट कर रहा था, एक फोटॉन इमिट कर रहा था जिसकी E2 - E1 बराबर H𝜇12 ये था। लेकिन अब ये क्या हो रहा है कि इसको आपने बाहर से एनर्जी फिर से दे दी, फिर से आपने जितनी एनर्जी उसको एब्जॉर्प्शन में दी थी वही एनर्जी इसको यहाँ भी थी। आपने कहा देखते हैं भाई, जितनी एनर्जी हमने नीचे उसको दी थी एटम को, ग्राउंड लेवल वाले एटम को, उतनी हमने उसको एक्साइटेड स्टेट वाले एटम को एनर्जी दी। तो क्या होगा कि उसके अंदर से उसकी जो मतलब नेचर है एक फोटॉन को इमिट करने का, वो तो उसने इमिट कर दिया, लेकिन ये जो आपने उसको एक्स्ट्रा दे दिया, ये क्या करेगा, ये अपने अंदर रखेगा, ये अपने अंदर वो न रखेगा और इसको भी वो बाहर निकाल देगा। क्या कर देगा, इसको भी बाहर निकाल देगा सेम एनर्जी का। ये देखिए, इसलिए होते हैं सेम फेज में, ये सब इनका सेम फेज होता है और यहीं से आगे जर्नी स्टार्ट होती है लेजर की। समझ में आ गया, कुछ नहीं। इसके बाद हम आगे वाले स्टेट में और समझने की कोशिश करेंगे। स्टिमुलेटर का मतलब समझ में आ गया कि जितने एनर्जी का फोटॉन हमने कहा उसको मारा था, उस पर हिट किया था इलेक्ट्रॉन को, याद है आपको, एब्जॉर्प्शन में, उतना ही हमने यहाँ पे दिया। तो एक तो उसकी प्रॉपर्टी, एक तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो एक फोटॉन इमिट करेगा, इतनी वेवलेंथ का एक वेव इमिट करेगा, लेकिन एक वेव इमिट करेगा, एक वेव क्या करेगा, इमिट करेगा, लेकिन
जब हमने जो बाहर से उसको दिया उसको भी वो यहाँ क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, क्योंकि वो अंदर नहीं रख सकता। ठीक है, तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगले लेक्चर में हम इन्हीं के बारे में और डिटेल में, इनकी थ्योरी, इनके किन किन पर रेट पे डिपेंड करते हैं, और उसके बाद आइंस्टीन कोफिशिएंट वगैरह सब डेरिवेशन करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।